कि आरजेडी से टिकट आप ही को क्यों मिला है? क्या किसी और कार्यकर्ता को नहीं मिल सकती? लेकिन 1 साल के अंदर ही मैं उसका जो ट्रेलर है वो मैं दिखाऊंगा। आपके ऊपर 420 का केस है और एक 406 का मुकदमा है। तो कभी भी मैंने किसी कार्यकर्ता को अकेले नहीं छोड़ा जीवन में, किसी भी संकट में। यही मेरी राजनीतिक विरासत है व्यक्तिगत तौर पर। एक बड़े नेता के लड़के या फिर एक विधायक या एक सांसद का भाई आपस में कैसे बातें होती है? क्या बात, जैसे आप फ्री टाइम में जब बैठते होंगे तो क्या बातें होती हैं? आप शराब जो है पी के गाड़ी चलाइएगा, आप किसी को मारिएगा टक्कर तो आपके ऊपर मर्डर केस होगा। ये चावल कभी हमारे मिल से उठाए ही नहीं और हम लोग ने बार बार चिट्ठी लिखा कि अपन मत चावल ले जाइए। जो लोग यूज कर रहे थे उनका कॉस्ट जो आता था और उसके बाद जो मीटर लगे उस कॉस्ट में ज़्यादा नहीं, कुछ अंतर दिखा, लेकिन स्मार्ट मीटर में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कोई ऐसा कार्य नहीं है किसी गांव में जो गैर कानूनी, जो चौकीदार की निगाह में नहीं रहता। और तो जब टैलेंट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो बाकी ऊपर बहुत सारी एजेंसीज हैं जो प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी तरफ ले लेंगे। एकलव्य केंद्र है, साई केंद्र है, तो उसमें बच्चे चले जाएंगे, फिर ऊपर की तरफ निकलते चले जाएंगे। इसमें तो स्वाभाविक है कि सरकार जो है उद्योगपतियों के लिए किसानों का जमीन लूट रही है। इसे लूट योजना हम बोलेंगे, अधिग्रहण योजना तो है ही। अगर इस तरह की लड़ाई कोई राजनीतिक व्यक्ति रामगढ़ में लड़ा है तो दूसरा कोई उदाहरण आप खोज के लाए, स्वतंत्र रहेगा। लेकिन बस बच्चों का खेल में डे वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज क्या प्रोग्रेस है उसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और जिस रैयत का सर्वे बिगड़ जाएगा उसका अगला 2 पीढ़ी जो है वो केस मुकदमा करते करते उसका बिक जाएगा। मैं बिल्कुल अनुशासित छात्र के रूप में जाना गया। कहीं कोई मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कहीं 4 साल में मेरे ऊपर कोई लाछन नहीं। राष्ट्रपति दबाएगा बटन तो एक ही निकलेगा और एक गरीब भी निकालेगा। कि मेरी पीढ़ी में कोई भी पॉलिटिकल परिवार से कार्यकर्ताओं के लिए, लोगों के लिए 2-2 बार जेल यात्रा 15 साल राजनीतिक जीवन में इस पीढ़ी में नहीं कर रहा है। हम कहीं समीकरण नहीं बैठाते, हम A to Z वाला पार्टी है। तो जो पास्ट रिकॉर्ड रहे हैं तो बीजेपी से ही हमारी सीधी लड़ाई लगातार चलते आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। बिसात बिछ गई है, रामगढ़ का उपचुनाव लगभग अपने जोरों पर आ गया है। प्रत्याशी अपने अपने घरों से निकलकर क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और हम भी भ्रमण में ही निकल गए हैं। हमारा काम है कि जो प्रत्याशी अपना दावा ठोक रहे हैं उनसे उनके इतिहास के बारे में भी पूछें, उनके वर्तमान को भी पूछें और फिर उनके भविष्य के बारे में भी पूछें और जनता तय करे कि इन प्रत्याशियों में से कौन प्रत्याशी है जो उनका नेतृत्व करने में सक्षम है। हमारे साथ मौजूद हैं राजद के प्रत्याशी श्री अजीत कुमार सिंह जी। स्वागत है आपका जी। पहला सवाल अभी हम आपसे नहीं पूछेंगे, पहले तो आपको टिकट मिलने की बधाई देंगे जी। उसके बाद हमारा एक सवाल है कि आरजेडी से टिकट आप ही को क्यों मिला है? क्या किसी और कार्यकर्ता को नहीं मिल सकती थी? इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं कोई उपयुक्त व्यक्ति तो हूँ नहीं। ये तो सवाल आरजेडी के नेता देंगे जो टिकट पे दस्तखत करते हैं, जिनके साइन से दस्तखत से सिंबल मिलता है। पर आरजेडी का दावेदार मैं भी हूँ। इस विषय को लेकर, दावेदारी को लेकर के मैं अपनी बात और पक्ष रख सकता हूँ। पिछले 15 वर्षों से सक्रिय रूप से मेरा आरजेडी का कार्यकर्ता रहा हूँ। बीच में 2 सालों के लिए मैं एक अन्य दल में भी रहा। लेकिन जो मेरी राजनीतिक यात्रा आरजेडी की रही है तो उसमें जो मेरे संघर्ष रहे हैं तो वो मैं ये नहीं दावे के साथ कर सकता कि रामगढ़ के किसी कार्यकर्ता से ज्यादा रहा हो, लेकिन ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ किसी से कम भी नहीं रहे। दूसरी बड़ी बात है उन संघर्षों की, जो आप पीछे जब राजनीतिक यात्रा में जाएंगे तो मंच और माइक के पास मैं कभी नहीं गया। मैं कार्यकर्ताओं के साथ पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल के साथ मैं सांगठनिक काम किया हूँ और इसीलिए जब मुझे टिकट मिला है तो कार्यकर्ताओं के बीच में जो स्वीकार्यता है मेरी वो बहुत ही ज्यादा है। तीसरी बात मैं जो कह रहा हूँ, इस रामगढ़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ और मैं किसी एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इस बिहार के बारे में कर रहा हूँ कि मेरी पीढ़ी में कोई भी पॉलिटिकल परिवार से कार्यकर्ताओं के लिए, लोगों के लिए 2-2 बार जेल यात्रा 15 साल राजनीतिक जीवन में इस पीढ़ी में नहीं कर रहा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से जितना समय सीधे लोगों के बीच में देता हूँ उनकी समस्याओं में, कामों में, तो वो अभी बहुत ज्यादा है। देखिए, हम ये सवाल इसलिए आपसे पूछा, इस सवाल के पीछे भी एक सूत्र हमारे हैं, सूत्र होते हैं, बताते हैं। लोग बोलते हैं कि सुधाकर सिंह केंद्र की राजनीति में चले गए, आपके बड़े भाई। पिताजी आपके बाबू जगदानंद सिंह जी पटना की राजनीति में हैं।
रामगढ़ की विरासत खाली है और इसीलिए यह विरासत आपको ट्रांसफर किया जा रहा है। देखिए, अब तो ये सेवा की विरासत है और ये फक्र की बात है कि ट्रांसफर तो कोई मुझे कर नहीं देगा हवा में चाह कर करके, वो तो जनता के हाथ में है, वो किसी के हाथ में तो है नहीं कि वो ट्रांसफर कर देगा इस डेमोक्रेसी में। सेवा का विरासत है, वो तो मेरा कंटिन्यूअस पिछले 15 वर्षों से चल ही रहा है और आगे भी चलेगा। कोई एक चुनाव तक थोड़ी ये सीमित है, ये कोई विरासत सेवा वाला जो है, तो इस सेवा का है अपना, ये चलते रहेगा, लंबा चलेगा। लोग एक आरोप ये भी आपके ऊपर लगाते हैं कि अजीत सिंह जी सुधाकर सिंह और जगदानंद सिंह के विरासत पे लड़ रहे हैं, उनका सामाजिक सरोकार क्या है? बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छा सवाल है और इस सवाल को मैं चाह रहा था कि आए। हम तो हर सवाल ये सवाल मैं चाह रहा था। मैंने अभी बताया कि पिछले 15 वर्षों की राजनीतिक यात्रा में मैंने एक संस्था भी चलाया जब मैं शुरू में आया, डेमोक्रेसी फॉर ऑल। उसके मातहत सैकड़ों विषयों पर हम लोगों ने आंदोलन किया है, थोड़ा सा जमीन पे। थोड़ा सा जनता को बता दीजिए कि डेमोक्रेसी फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट क्या? देखिए, ये गुड क्वेश्चन है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति समान होता है, वोटिंग देने का अधिकार जो है सबको बराबर है। राष्ट्रपति दबाएगा बटन तो एक ही निकलेगा वोट, और एक गरीब भी निकालेगा तो एक ही। उसके साथ जो है एक समानता की व्यवहार होनी चाहिए शासन प्रशासन की तरफ से। वो इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं होता कि हम गरीब हैं, कमजोर हैं, वंचित हैं तो कार्यालयों में मुझे कोई धकिया देगा। मतलब सीधा शब्द में हम दर्शक आपको समझाएं तो एक विधायक डीएम के पास जाए तो, या फिर कोई एकदम गरीब व्यक्ति जाए तो सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उस समानता के सिद्धांत के चलते डीएम ने एक दलित के लड़के के साथ बदसलूकी किया, हम लोगों ने 8 घंटे उनको जो है धरना प्रदर्शन करके रोके रहा। डीएम का नाम अरविंद कुमार सिंह जो है पूर्व डीएम थे, और 8 घंटे बंद रहे और उसकी सजा हमको 4 महीना जेल में जाकर के हुआ। उसमें मैंने ये कहा कि या तो इस निर्दोष दलित को आप छोड़ दीजिए आप लोग, या नहीं तो फिर इसको जेल ले जाना है तो मुझे भी ले चलिए साथ में। मैं गया। अगर इस तरह की लड़ाई कोई राजनीतिक व्यक्ति रामगढ़ में लड़ा है तो दूसरा कोई उदाहरण आप खोज के लाए, स्वतंत्र है। देखिए, अब बात जब जेल की आई तो आपके एफिडेविट को मैं देख रहा था और आपके ऊपर 420 का केस है और एक 406 का मुकदमा है, और उसमें संक्षिप्त विवरण जो अपराध का दिया गया है उसमें लिखा गया है कि आप एफसीआई को चावल नहीं दिए हैं। क्या मामला था? देखिए, ये एफसीआई का मसला और राइस मिलरों के बीच का मसला है। मैंने फिर कहा कि करीब करीब ये एक मिलर के और सरकार के बीच का केस नहीं है, ये सैकड़ों मिलर जो छोटे उद्योग इस बिहार में, खासतौर से इस प्रदेश में, इस राज्य में, जिला के अंदर भी चला रहे थे, सैकड़ों संख्या में, उनकी आजीविका और रोजगार पे सरकार की नीति ने सीधा चोट किया। और उसके मातहत जितने भी सरकारी अधिकारी और कर्मी थे उसमें उन्होंने भयंकर लूटमार किया, और अंत में स्वाभाविक सा चीज है कि फंसेंगे खुद तो नहीं, तो फिर केस जो है सारे मिलरों पे थोप दिया। थोड़ा सा आपको हम रोकते हैं। हाँ। थोड़ा आप बता सकते हैं संक्षेप में क्या कि कैसे नीति थी और कैसे अधिकारियों ने शोषण किया? साधारण सा आपके दर्शकों के लिए 2 लाइन में सरकार ने एक नई नीति लाई कि नहीं, आप मिलर जो है उनको मैं धान दे दूंगा और वो जो है चावल प्रोसेस करके हमको दे देंगे, चावल मैं ही उठाऊंगा और धान मैं ही डिलीवर करूंगा मिल पे। सरकार सीधे यही कर देती है। हुआ क्या ये कि सरकार ने धान दिया तो कभी भी वो डिलीवर नहीं किया। खैर, उसमें तो जो बड़े घपले हो रहे थे वो हुए सरकार के कर्मियों की तरफ से। किसी तरीके से हम लोगों ने धान को उठा करके अपने यहाँ लाया, मिलिंग किया। हमने बोला कि चावल ले जाइए। अब ये जो है पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त, और उसकी तो रिपोर्ट भी अब निकल के आ रही है, ये चावल कभी हमारे मिल से उठाए ही नहीं। और हम लोगों ने बार बार चिट्ठी लिखा कि अपन मत चावल ले जाइए। जब देखा कि जब चावल उठाने का समय चला गया, चावल की गुणवत्ता कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो उसके बाद इन लोगों ने देखा कि अपना जान कैसे बचाए, तो सारे मिलरों के ऊपर केस कर दिया। जब केस किया तो कोई एक हम अकेले मिलर नहीं थे, सैकड़ों मिलरों के ऊपर केस किया। जब केस किया तो हम अपना जान बचाने के लिए, राजनीतिक विरासत बचाने के लिए, अगर उनके जो भी अमाउंट थे 10, 20, 50 लाख जो उनके बनते होंगे, हम उस अमाउंट को देके चाहते तो उस केस से हम अपना जान बचा सकते थे। लेकिन सीधी सी बात है कि हम अपनी जान बचा लेते, और ये सैकड़ों लोग जिन लोगों को खड़ा करने में एक पिछली सरकार की जो नीतिगत जो एक बड़ी प्रतिबद्धता रही थी, उनको छोड़ करके हम अकेले क्यों चले जाते? तो उनकी लड़ाई खातिर हम लोग उनके साथ रुके थे, और आज तक वो लड़ाई चल रही है कोर्ट में। सरकार कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाई है, बल्कि उल्टा सरकार के कर्मी अधिकारी बहुत सारे लोग उसी केस में जेल जा चुके हैं।
तो वो लिप्त थे, फंस रहे हैं। चूंकि जब जांच करने जाएंगे तो आप तो उसी हिसाब से जांच करेंगे कि क्या प्रोसेस था, फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, किसने फॉलो नहीं किया। अब तब जब प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ तो उसमें तो वही पकड़ा रहे, वही जा रहे हैं। और जो हमारी बात थी, जो हम कह रहे उसी थे, समय का एक और केस है क्या कि सरकारी कार्य में बाधा डालना? नहीं, ये अलग केस है, इसका ये अलग केस है। वो केस अलग है, ये केस अलग है। इसमें जो है, इसमें वही है कि डीएम अरविंद कुमार सिंह, मेरा सरकारी कार्य में बाधा का 2 केस है, एक नहीं है। अच्छा, पहले वाले का पहले वाक्य जी, पहला वाला वाक्य यही था कि क्रय केंद्रों पर किसान जो है लंबी लाइन लगा करके बैठे रहते थे, ट्रैक्टर लगा करके दर आते थे, उतार के चले जाते थे। और 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन मच्छर काट रहा है, उसमें किसान अपना धान लेकर टाली के नीचे सोए रहते थे। हमने यही पूछा कि भाई ये क्या मसला चल रहा है, आप इनका धान उतरवा लीजिए, फिर बाकी अपना काम करते रहिए। उसी में कुछ कहा तो हुआ था, तो हम लोगों ने अपनी बात को जबरदस्त तरीके से कहा और अंत में सभी किसानों का उतरा। लेकिन सरकार तो सरकार है, सरकार के लोग तो लोग हैं। तो उन्होंने अपना एक जो है डीएम और सब लोगों ने मिलकर करके एक केस कर दिया। केस किया कि कोई बात नहीं, केस तो होते हैं, जब पॉलिटिकल वर्क कीजिएगा तो केस होंगे। उसमें क्या हुआ कि हमारे एक साथी को, हमको नहीं पकड़ करके रात में, हमारे एक साथी को, सामान्य गरीब किसान, सामान्य किसान, उसको घर से रात में जाके उठा लिया पुलिस ने और लेकर के जाने लगे। तो उन्होंने, अरे रुको भाई, क्यों ले जा रहे हो? तो भाई ये केस है, उठा के ले जा रहे थे, हमको भी ले चलो साथ में। तो कभी भी मैंने किसी कार्यकर्ता को अकेले नहीं छोड़ा जीवन में, किसी भी संकट में। तो यही मेरी राजनीतिक विरासत है, व्यक्तिगत तौर पे यही मेरी राजनीतिक पीछ है। आप बीटेक किए हैं बीआईटी मिश्रा से। जी, बीटेक के कुछ खुरपेच होते हैं, जैसे कहावत है कि बिना बैक और पैक का बीटेक कंप्लीट नहीं बहुत होता। अच्छा। हाँ, और वो यादें मैं मानता हूँ कि दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो बीटेक कॉलेज के हॉस्टल में है। कुछ याद है वाकया हॉस्टल की बदमाशियां? देखिए 4 साल, अच्छा 4 साल में बीटेक कभी में थाली, मेस का थाली फेंके बाहर? नहीं, ये काम मैंने कभी नहीं किया और ये काम मैं कभी जीवन में नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि मेस की जो थाली है, जब मैं फेंकूंगा तो वो कॉलेज प्रबंधन की थाली नहीं होगी, बल्कि मेस में काम कर रहे सामान्य लोगों की वो थाली होती है जो उसको साफ करते हैं। तो मैं आम नागरिक के प्रति, मैंने बोला डेमोक्रेसी फॉर ऑल, मैंने संस्था शुरू किया। तो वो मेरा सोच कोई अचानक से नहीं उत्पन्न हुआ था। तो मैं आम लोगों की इज्जत बहुत करता हूँ और उनके सामने मैंने कभी बदतमीजी जीवन में नहीं किया। तो वो सब मैंने काम कभी जीवन में नहीं किया। हॉस्टल भी मेरा जीवन बड़ी शांतिपूर्ण रहा। कॉलेज में स्पोर्ट्स में मेरी रुचि रही। 4 साल तक बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड यूनिवर्सिटी में जीतता रहा। मैं बिल्कुल अनुशासित छात्र के रूप में जाना गया। कहीं कोई मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कहीं 4 साल में मेरे ऊपर कोई लाछन नहीं। 4 साल में मैंने अपनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बहुत अच्छे से। और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने एक रिमार्क भी दिया जो प्रोफेसर से कि पॉलिटिशियंस के बेटा ऐसे नहीं होते। तो और आज भी मैं उतना ही पॉपुलर हूँ कॉलेज के अपने मित्रों के बीच में। तो वैसा कोई कॉलेज के कोई खराब मेमोरी मेरे दिमाग में अभी तक नहीं करेगी। ठीक, आप बोले कि पॉलिटिशियन का लड़का कभी इतना बढ़िया पढ़ने में नहीं होता है। नहीं, उन लोगों ने रिमार्क दिया। मैंने वो एक जनरल रिमार्क था, मैं नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा होता ही है। बहुत सारे इतने बढ़िया पढ़ने के बाद भी फिर पॉलिटिक्स में 6 साल मैंने नौकरी किया एमएनसी में, तब मैं पॉलिटिक्स में आया। 6 साल वजह क्या थी? वजह क्या थी? वजह यही थी कि एमएनसी में जब मैं काम कर रहा था तो हम लोग तो सोशल लोग रहे शुरू से। तो अपना पेट का खर्च चलाने के लिए आदमी दिन रात काम करे, जिसको कुदरत ने इतना ऊर्जा दिया हो, समय दिया हो काम करने के लिए, तो वो सिर्फ अपना पेट चलाने के लिए इस देश में काम करेगा। तो मुझे ये बात बुरी लगती थी। कि मैं जब हूँ, मेरे अंदर ऊर्जा है, समय है, शिक्षा है, तो जिस समाज से बहुत कुछ मिला है उसको हम रिटर्न कर सकते हैं। अजीत जी, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। राजनीतिक गुरु आपके भी होंगे, मैं कुछ बातों को बोल रहा हूँ। आपके राजनीतिक गुरु कौन है? 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। जगदानंद सिंह, सुधाकर सिंह, लालू यादव, तेजस्वी यादव। सबसे कुछ सीखने का मौका मिलता है। ये सिर्फ 4 के अंदर ही नहीं, लालू प्रसाद जी से सामाजिक न्याय के ऊपर सुस्पष्ट सोच, आम आदमी को कैसे ताकत देते हैं, आत्मविश्वास कैसे देते हैं, आत्मसम्मान कैसे। एक नेता इस देश के जो है राजनीति को पूरा बदल दिया अपने समय पे। इतना ज्यादा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास गरीबों के बीच में, आम लोगों के बीच में। मैंने फिर बोला डेमोक्रेसी फॉर ऑल याद रखिए और वो कोरिलेट कर सकेंगे आप, ठीक है, कि आप अगर वो स्पेस नहीं देते हैं तो वह स्पेस लालू प्रसाद जी ने उनके मन में इतना आत्मविश्वास भर दिया कि उन्होंने ले लिया जाके सरकारी कार्यालयों। तो वो एक बड़ा काम है। लेकिन वो दौर एक और ये भी तो था ना, तेल पिलावन और लाठी भंजावन। वो तो आरएसएस के खिलाफ था, लोग के खिलाफ नहीं था। लोग के खिलाफ नहीं था।
वो आरएसएस के खिलाफ था। लड़ाई जहाँ होगी तो वो तो भाई तलवार लेकर के, वो तलवार को तेल पिलाते हैं, वो लाठी को तेल पिलाए उनके खिलाफ, उसमें क्या तो जगदानंद सिंह से आप क्या सीखे? काम करने की असीमित क्षमता है, इच्छा शक्ति प्रबल है, जन सेवा जो है उनके रूम में है और वो 24 घंटा उपलब्ध है। वो मैं इस बात को दावे के साथ किसी और के बारे में नहीं कह सकता। वह 24 घंटा जनसेवा के लिए उपलब्ध है। फिर उनकी असीमित क्षमताएं हैं सोचने की, याद रखने की, काम करने की, हर एक विषयों पर। सुधाकर सिंह से आप क्या सीखे? सुस्पष्ट हैं, थॉट प्रोसेस में एकदम सीधा चलते हैं, सीधे रास्ते पे चलते हैं, रिस्क लेते हैं और सीधे रास्ते पे चलते हैं। और तेजस्वी यादव से? जिस तरीके से, जिस विनम्रता के साथ उन्होंने सोशलिस्ट का जो यहाँ एक आंदोलन था और जिसमें कि राष्ट्रीय जनता दल उस आंदोलन को लीड की और उसको जो है जो पीढ़ी बदली, तो जिस तरीके से उन्होंने उसको ले लिया और संभाल लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिस परिपक्वता। अच्छा, आम लोग जो है भाई भाई में लड़ाई होती है, हम लोग भी कभी लड़ जाते हैं, बहन से भी लड़ जाते हैं, मतलब वो महाभारत वाली लड़ाई नहीं, एक सामान्य लड़ाई। एक बड़े नेता के लड़के या फिर एक विधायक या एक सांसद का भाई आपस में कैसे बातें होती है? क्या बात, जैसे आप फ्री टाइम में जब बैठते होंगे तो क्या बातें होती हैं आप लोगों की? हम लोग का तो शुरू से जो घर का माहौल है वो घरेलू ही रहता है। हम लोग पॉलिटिकल बात नहीं करते घर के अंदर, नहीं। हम लोग का अपना जब है एक साथ, चूंकि बचपन से ही साथ में रहे हैं और ग्रामीण परिवेश में ही हम लोग रहे, और ग्रामीण परिवेश में ही आप देखे होंगे कि हम लोग रहते भी हैं। हम लोग दिल्ली और पटना वाले नेता के बेटा नहीं है जो वहीं से टिकट लेकर के क्षेत्र में आने वाले लोग हैं। तो हम लोग का ग्रामीण परिवेश में रहन सहन हुआ है, चूंकि एक साथ रहे हैं, खाए हैं, पिए हैं, सोए हैं यहीं पे, तो इसलिए हम लोगों के बीच में अपना वो रिश्ता है और आज भी वही रिश्ता। पिताजी से कैसे संबंध है आपके? वो तो गंभीर, काफी गंभीर रहे, पिताजी काफी गंभीर रहे और घर के अंदर वो पॉलिटिकल चीजों कभी नहीं लेकर के आए, लेकिन वो एक गंभीर और अलग किस्म के व्यक्ति रहे। कभी शरारत पर उनसे डांट पड़ी आपको? वो तो हम लोग को जो पहले का जो कल्चर था, संस्कृति था, वो तो पालन होता रहा। अब वो अनुशासन को लेके आज भी डांट पड़ता है। आज भी? हाँ। चलिए एक और सवाल पर आते हैं। जब हम लोग क्षेत्र को घूम रहे थे तो लोग ये बोल रहे हैं कि राजपूत कम्युनिटी से 2 कैंडिडेट हैं, एक बीजेपी से और एक आरजेडी से। दोनों अपने आप में मजबूत पार्टियां। जातीय समीकरण के आधार पर अगर देखा जाए तो राजपूत कम्युनिटी किधर जाएगी और आप अपना समीकरण कहाँ से बैठा रहे हैं? नहीं, हम कहीं समीकरण नहीं बैठाते। हम A to Z वाला पार्टी है और हमारा जो है रामगढ़ में हम समीकरण वाला कोई राजनीति ही नहीं करते। सब जाति वोट देती है, सब धर्म के लोग वोट देते हैं और सब जगह से लोग वोट देते हैं। हमारा कोई समीकरण पे फोकस नहीं है, हमारा कभी रहा भी नहीं और सारे समीकरण को ध्वस्त करके 2020 में भी जीते, इस बार भी सारा समीकरण ध्वस्त करके लोकसभा भी जीते, फिर जीतेंगे। ये हमारा राजनीति चाहता है। चलिए, जन स्वराज का क्या प्रभाव रहेगा इस चुनाव में? कुछ नहीं, वो तो खाली मीडिया वाला पार्टी एक है, जमीन पे तो कहीं है नहीं, उसके पास एक वर्कर नहीं है। जन स्वराज के पास बसपा का क्या प्रभाव रहेगा? बसपा अपना एक जातीय समीकरण पे चुनाव लड़ता है। जितना विस्तृत जातीय समीकरण बनाता है उसके आधार पे उसका वोट का फैलाव होता है, विस्तार होता है। पिछले चुनाव में उसका विस्तृत जातीय समीकरण था, वो उपेंद्र जी थे और ओवैसी साहब थे, उसके बाद जो है ओम प्रकाश राजभर भी जी थे। तो एक विस्तृत उसका जातीय समीकरण था जिसके आधार पर उसने लड़ाई को लड़ा था। अब वो दायरा सिमट कर करके और देटंगा हाथी के साथ अपना लड़ रही है। चलिए, और एक और है, आप अपनी लड़ाई, सीधी लड़ाई किसके साथ मान रहे हैं? और नेताजी इसमें हम लोगों को जवाब नहीं चाहिए, सीधा जवाब। हमारा तो नहीं, देखिए अगर सीधा जवाब है तो ये तो जो पास्ट रिकॉर्ड रहे हैं तो बीजेपी से ही हमारी सीधी लड़ाई लगातार चलते आ रही है, एक बार छोड़ करके। और मैंने बताया कि उसका वजह क्या था, तो आज भी वही होगी बीजेपी के साथ। अगर आप जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? बहुत सारे, देखिए पॉलिटिशियन तो बहुआयामी विकास की तरफ बढ़ता है, कोई एक उसका आयाम नहीं है, क्योंकि वो लोगों के बीच में जब जाता है तो लोग अलग अलग किस्म के समस्या अपने सामने रखते हैं। लेकिन ठीक है, मेरा जो प्रायोरिटी क्षेत्र है वो पहले की तरह ही एजुकेशन ही रहेगा। अब एजुकेशन में पहले का जो स्ट्रगल था, हमारा जो संघर्ष था और आज का जो नीड है, आज की जरूरत है, वो थोड़ा उसमें बदलाव आया है। तो ज्यादातर हम यूथ ओरिएंटेड ही काम करेंगे। अब बेसिक एजुकेशन से लेकर करके और हायर एजुकेशन तक और रोजगार उन्मुखी एजुकेशन तक, ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारे चीजें हैं। तो उसको बहुआयामी तरीके से जो एजुकेशन का जो मॉडल है उसी को विस्तारित करेंगे तेजी से। अपना सबसे ज्यादा जो क्वालिटी टाइम है
वो हम खर्च करेंगे एजुकेशन के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस में रहेंगे। अगर प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा तो ज़्यादातर समय मेरा इंस्टीट्यूशंस में गुजरेंगे और उसको हम ठीक करेंगे। और 4 साल 5 साल में मैंने एक विजन बताया भी है, वो उम्मीद पत्र भी अभी आएगा, जिसमें कि हम कम से कम जो है इंटर पास जो बच्चे होते हैं हमारे इलाके के, अब तो लगभग हर पंचायत में हाई स्कूल और इंटर स्कूल हो गया। कोशिश, मेरा ये मानना है कि सब बच्चा तो जन्म से बराबर है, तो फिर किसी खास जगह के बच्चे अच्छा कर रहे हैं, किसी खास जगह के बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उसमें क्या फर्क हो सकता है। तो टीचिंग फैकल्टी का इशू हो सकता है, मोटिवेशन का इशू हो सकता है, राइट डायरेक्शन का इशू हो सकता है। तो टीचिंग फैकल्टी तो हमारे हाथ में, विधायकों के हाथ में है नहीं, वो तो सरकार की नीतियों पे है, जिसको तेजस्वी जी ने काफी हद तक ठीक किया है आज के दिन में। अब थोड़ा मोड़ा इंफ्रा रिलेटेड अगर कहीं गैप्स होगा तो उसको देखेंगे। साथ में खेल पढ़ाई का एक स्वच्छ वातावरण मर्ज करेंगे, पूरा खड़ा करेंगे, और उसमें विधायकों की सीधी भूमिका होती है, और वो पदेन अध्यक्ष भी होते हैं इंटर स्कूल हाई स्कूल के। तो उसको मैं बहुत ही गंभीरता से लूंगा, और मैं कोशिश करूंगा, कोशिश ही नहीं करूंगा, मैं ये कह रहा हूँ जोर देकर करके कि अगर प्रतिनिधित्व का अवसर अगला 4-5 साल तक रहा तो जितना देश का टॉप इंस्टीट्यूट्स है उसमें प्रति विद्यालय एक बच्चा तो हमारा जाएगा ही जाएगा, जो टॉप मोस्ट है, इसी गवर्नमेंट स्कूल से जाएगा। तो ये जो है पढ़ाई की बात हुई, एक छोटा सा पार्ट मैंने बताया है। कुछ हम प्रोफेशनल कोर्सेज भी शुरू करेंगे, कौशल विकास केंद्र भी शुरू करेंगे, कई जगह सामुदायिक भवन जो ऑलरेडी बने हुए हैं उसमें मैं काफी इंप्रूवमेंट लाऊंगा, वहाँ का रिनोवेशंस वगैरह करके, और डिजिटल लाइब्रेरी कई गांवों में मैं शुरू करूंगा। तो वो एक इंटीग्रेटेड एक अप्रोच होगा जो कई सारी चीजों को लेकर होगा। नेता जी, हम आपको यहाँ रोकते हैं कि आपको इतना टाइम मिलेगा ये सब करने के लिए? हाँ, टाइम तो 2 साल का ही, 1 साल का ही बचा। आप देखिए, फिर मैंने क्या कहा, इसीलिए मैंने कहा कि अगर मुझे ये 5 साल 6 साल तक का प्रतिनिधित्व का अवसर मिलता है, लेकिन 1 साल के अंदर ही मैं उसका जो ट्रेलर है वो मैं दिखाऊंगा, कैसे एजुकेशन के ऊपर काम किया सकता है, वो दिखेगा। चलिए, और एक और लास्ट सवाल हम लोगों का है कि अगर आप हार जाते हैं तो क्या करें? मैं पहले भी प्रतिनिधि नहीं था तो भी मैं लोगों के बीच में था। मैं इकलौता नेता हूँ इस जनरेशन में जो चुनाव लड़ रहे हैं जिसका नियमित जनता दरबार सभी प्रखंड कार्यालयों में हफ्तावार लगा है, और कौन लोग आए हैं उसके मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, और कौन लोग के क्या काम है उसके मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं। तो मेरा हवा वाला तो नहीं है। तो ये चीज जो है, जो सेवा वाला जो भाव है, तो मेरा 15 साल से चल रहा है, जो मैंने कहा उसी के आधार पर मैं राजनीति में खड़ा हुआ हूँ। तो वो तो मेरा निरंतर चलेगा ही चलेगा, और मेरा जो जनसेवा करने की जो क्षमता और ताकत है, ऐसे भी प्रत्याशी घोषित होने के बाद वो बढ़ जाता है। तो और अग्रेसिवली उस एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 2 काम बड़ा तरीके से करेंगे। जिस विषय को मैंने बोला कि हारे या जीते एजुकेशन के ऊपर करते करते अभी हमारा जो है सर्वे का काम चल रहा है, उसमें एकदम एक्टिवली इंटरेस्ट में लूंगा। बहुत ज्यादा पैसा, भ्रष्टाचार, लोगों की समस्याएं हैं, मैं उसमें एक्टिवली इंटरेस्ट लूंगा, क्योंकि जिस रैयत का सर्वे बिगड़ जाएगा उसका अगला 2 पीढ़ी जो है वो केस मुकदमा करते करते उसका बिक जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कम लिटिगेशन रह जाए हमारे इलाके में, ताकि वो आने वाला भविष्य जो है पढ़ाई लिखाई प्रगति पर ध्यान दे, अपनी जमीन के झगड़ा विवाद में फंस करके अपना 2 पीढ़ी उसी में बर्बाद ना कर। एक और बड़ी विकट समस्या है, जब से शराबबंदी हुई है, हालांकि शराब हर जगह उपलब्ध है, गांव में सूखा नशा, ड्राई नशा जो है, जैसे गांजा हो गया, भांग हो गया, इसका डिमांड बहुत ज्यादा। इवन एपी सेंटर मोहनिया हो गया है हेरोइन का, और इस पर न प्रशासन ध्यान दे रही है और न ही कोई नेता के द्वारा। दावे के साथ मैं कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि स्थानीय स्तर पे कहीं भी बिना प्रशासनिक संलिप्तता का ये सब संभव नहीं है। आपके पास जो पुलिस का जो मॉडल है उसमें चौकीदार से लेकर के और एसपी तक है जिला में, कोई ऐसा कार्य नहीं है किसी गांव में जो गैर कानूनी, जो चौकीदार की निगाह में नहीं रहता और पुलिस विभाग के पास नहीं रहता हो। तो ये हो रहा है तो उसमें सब लोग लिप्त हैं। अब ये है कि इस विषय को लेकर करके एक आवाज उठाने वाली बात है, उसके खिलाफ लड़ने वाली बात है, लेकिन सरकार की नीति क्या है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है, इन सारी चीजों को, बुराइयों के ऊपर है। तो ये बड़ा ही एक जटिल विषय है नशा वाला, और यही का नहीं है, पूरी दुनिया में ही चल रहा है। तो इस जटिल विषय का हल कैसे निकले, तो मेरी भी इसके ऊपर एक विस्तृत राय है, लेकिन अब चूंकि वो मेरा व्यक्तिगत राय है, और जब पब्लिक डोमेन में होता है और फिर पॉलिटिकल लोग होते हैं, सदन होता है, तो बहुत तरह की बात होती है। इस मामले में हम आपका व्यक्तिगत राय भी जानना चाहते हैं। देखिए, व्यक्तिगत राय जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके है। जैसे मेरा अपना ये कहना है, मैं कोई शराब बंदी का पक्षधर या विरोधी वाला मैं बहुत स्ट्रिक्ट आदमी नहीं हूँ। मेरा ये कहना है कि
आप रेगुलेट कर सकते हैं, नियंत्रित नहीं कर सकते चीजों को, खराब चीजों को। अब ये बात उठ रही है इसमें कि दो धारा है, दो एक्सट्रीम है। एक तो गांधी जी का फोटो लगा के कोई शराबबंदी का जो है विरोध कर रहा है, वो बड़ा ही एक विरोधाभासी चीजें हैं, और एक कह रहा है कि हम कंप्लीट शराबबंदी हम कर देंगे। दो है, दो एक्सट्रीम के बीच में तीसरा कोई रास्ता है कि नहीं है, उसके ऊपर मेरे अपना राय ये है कि जितने सारे अभी इसमें लगे हुए हैं प्रतिबंध, शराब को लेकर, शराब पीना अपराध है और शराब को बेचना अपराध है, तमाम तरह की चीजें, उसमें कुछ बीच का एक रास्ता निकाल सकते हैं। जैसे मुझे अगर करना होगा तो मैं कहूंगा कि शराब आप संभवतः चाहे तो आप पी सकते हैं, लेकिन आप कमरा से बाहर निकाल गली में हल्ला कीजिएगा तो ऑफेंस माना जाएगा और आप जेल में जाइएगा। तो शराब से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके ऊपर मैं अटैक करना चाहता हूँ। आप शराब जो है पी के गाड़ी चलाइएगा, आप किसी को मारिएगा टक्कर तो आपके ऊपर मर्डर केस होगा, आपके जो भी ऑफेंसेज होंगे वो डबल हो जाएंगे। महिलाओं को उत्पीड़न कीजिएगा, जो नॉर्मल जो आपके ऊपर लगेंगे सेक्शंस, तो इसमें उसमें 10 डबल होंगे उसकी सजा। शराब पी करके कोई गलत काम करते हैं तो शराब पी करके आप सार्वजनिक जगह पर कहीं भी बारात में या कहीं भी आप अगर हैं और किसी ने कंप्लेन किया तो पुलिस उठा देगी आपको। एक और सवाल है हमारा कि खेल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक कुछ प्रतियोगिताएं रामगढ़ में हुई हैं, लेकिन फिर वो लगभग बंद सी हो गई हैं। अगर आप जीतते हैं तो खेल से संबंधित आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, ये पहले मैं बोलूँ कि जैसे एजुकेशन है वैसे स्पोर्ट्स है। इसमें भी है कि आप बेसिक लेवल से लेकर के और हायर लेवल तक के बीच में कई सारे पड़ाव होते हैं इसमें, और इंटरवेंशन कई लेवल पे आदमी के होते हैं। मैंने बोला कि जो हमारे पास मॉडल है प्रतियोगिता को लेकर के, स्कूल का गेम्स है, और उसी के थ्रू बच्चे जो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में जाते हैं और वहाँ अच्छा करते हैं, उसमें उनकी नौकरियां भी लगती हैं और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज वो कॉम्पिटिशन्स हैं। वो कॉम्पिटिशन्स में हमारा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, वो उस पर फोकस करना है। दूसरी ये बात है कि जैसे व्यक्तिगत तौर पे अगर आप पहले पूछेंगे कि आपने क्या किया, तो हम लोगों ने कई सारे एकेडमी चलाया है और हमारे हाथों से प्रशिक्षित बच्चा नेशनल खेल रहा है, और मैं कहिए तो अनुराग है यही महुअर का, जो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में गोल्ड मेडल भी जीता है। और भी 3-4 ऐसे बच्चे जो व्यक्तिगत रूप से जिनको मैंने बचपन में प्रशिक्षित किया, लेकिन फिर उसके बाद कई लेवल के कोचेज उनको प्रशिक्षित किए। तो स्कूल के गेम्स में जो शुरुआती दिन में जो बच्चे होते हैं उनकी अलग नीड है, उनको अलग इन्वायरमेंट चाहिए, और जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो उनकी अलग नीड है। हम लोग जो है हम चाहेंगे कि पहले एक माहौल बने, और उस माहौल का जो यूटिलाइजेशन हो वो बच्चों को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए हो। तो माहौल क्या हम कोई अलग से बनाएंगे नहीं, जो चीजें चलती हैं उसको सुचारू रूप से चलाने की जरूरत है। जैसे स्कूल गेम का मैंने बोला, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का सारा टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं। हम अगर पार्टिसिपेशन अपना बच्चों को बढ़ा दें तो स्वतः रुचि बढ़ जाएगी और उसमें बेहतर बच्चे ऊपर की तरफ जाएंगे, और उसी आयोजन को हम ज्यादा बार कराएं, और एकेडमिक फॉर्म में हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स जाए। जैसे कि बच्चे जो स्पोर्ट्स में जो रुचि लेते हैं तो उनकी बेसिक प्रशिक्षण सालों भर के लिए तो कोच आप नहीं रख सकते, लेकिन आप 15 दिन का 20 दिन का कैंपिंग करते हैं। तो उसमें करते क्या है कि आप जैसे पढ़ाई में क ख ग आप सिखाते हैं, वैसे हर स्पोर्ट्स का अपना क ख ग होता है। तो कैंप्स में जाएंगे तो वो बेसिक लर्निंग करेंगे, और बाद में चल करके खुद स्वतः प्रैक्टिस कर करके उसी के ऊपर थोड़ा बेहतर काम करेंगे। तो जब टैलेंट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो बाकी ऊपर में बहुत सारी एजेंसीज हैं जो प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी तरफ ले लेंगे। एकलव्य केंद्र है, साई केंद्र है, तो उसमें बच्चे चले जाएंगे, फिर वो ऊपर की तरफ निकलते चले जाएंगे। हमारा तो मूल काम है ना, हमने बोला स्पोर्ट्स में हमारा बेसिक के ऊपर, हम तो ओलंपिक ऑर्गेनाइज करते नहीं है, हम तो छोटे बच्चों के लिए करते हैं। तो वो कल्चर हम जो है तेजी से फैलाएंगे, वो ज्यादा ज्यादा उनकी रुचि हो और ज्यादा से ज्यादा प्रतिभा बाहर की तरफ वो निकल करके आवे। उसमें मेरी तरफ से, क्योंकि हमारा इलाका जो है वो रेसलिंग और एथलेटिक्स वाला है, तो रेसलिंग के केंद्र जो है हमारा एकलव्य केंद्र एक चलता है यहाँ पर, लेकिन उसके अलावा भी 1-2 जो है अलग से रेसलिंग का सेंटर हम लोग शुरू करेंगे। ऑलरेडी मैंने कबड्डी का सेंटर शुरू किया, और यहाँ के बिहार सरकार ने रिकॉग्नाइज किया उसको, उसने मैट भी दिया खेलने के लिए बच्चों को। आप जाएंगे तो देखेंगे महुआ स्टेडियम में यहाँ के सांसद महोदय ने उनको इंडोर बना दिया है पूरा। हमारे एकेडमी के बच्चे जो हमने शुरू किया उसमें कई एक बच्चे नेशनल आज के दिन में खेल रहे हैं। तो आप सिर्फ प्रतियोगिता आयोजन तो वो एक दिन का आता है, आपने कराया काम खत्म हो गया, लेकिन बस बच्चों का खेल में डे वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज क्या प्रोग्रेस है उसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, और उसके ऊपर आपका एफर्ट होना चाहिए। ये तो प्रतियोगिता कराना तो 2 दिन 3 दिन का है, पैसा जुटाए, चुनाव आया, खूब सारे बच्चे आए और प्राइज दे दिए, हमारा प्रचार हो गया। तो ये कोई खेल में इसका कोई योगदान नहीं है प्रतियोगिता कराने का, वो तो उसके लिए एजेंसीज हैं। आप
अच्छे बच्चों को कैसे चिन्हित करेंगे, निकालेंगे बाहर, मोटिवेट कैसे करेंगे, पहुंचाएंगे कैसे, वो देखिए। खेल के मैदानों के विकास के ऊपर काम कीजिए। हमको लगता है कि पूरे इस बिहार के अंदर सबसे ज्यादा इसी विधानसभा में खेल मैदान है जिनकी घेराबंदी है, इसलिए यहाँ खेल का कल्चर है। तो उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। खेल के मैदान जो है थोड़ा सा सुव्यवस्थित हो जाए, उनके अंदर थोड़ा और खेलने कूदने की बच्चों की व्यवस्था हो जाए। नेताजी एक और समस्या आती है डाइट को लेकर। हाँ, बड़ा अच्छा एक सवाल है, न्यूट्रिशनल। तो उसके बगैर तो आप मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते कि बच्चे ऊपर की तरफ। और इतनी परचेजिंग पावर नहीं है कि नहीं है खिला सके लोग। देखिए, यह एक अलग एक पॉलिसी लेवल पे इसको जरूरत है। ये कोई विधायक का विषय नहीं है कि वो कितना लोगों को खाना खिला के बच्चों को ये कर देगा। तो इसके संबंधित जो पॉलिसीज हैं बिहार गवर्नमेंट की आज के दिन में, उसके ऊपर विधानसभा में आप अपना राय विचार रख सकते हैं। ये एक बड़ा विषय है। तो न्यूट्रिशन को लेकर के मेरे अपने राय हैं कि अगर जहां जहां खेल सेंटर हैं और जहां से बच्चा अच्छा कर रहे हैं, सरकार उसको रिकॉग्नाइज करे और बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आधार पे उनको डाइट दे, अगर बच्चे किसी सेंटर से अच्छा कर रहे हैं तो। हालांकि नीतिगत रूप में सरकार उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी वो जमीनी स्तर पे पहुंचा नहीं है। हम उसको कोशिश करेंगे जमीनी स्तर पे। क्योंकि एक रिपोर्टिंग हम लोग किए थे भभुआ में, एक लड़की नेशनल खेली थी, लेकिन उसका जो कहना था, उनके कोच का भी कहना था कि हम जितना उपयुक्त इसको डाइट चाहिए उतना हम दे नहीं पाते और ये ले नहीं पाती। देखिए, ये इस प्रश्न की तरफ बहुत बढ़ेंगे, जिसमें एक और विषय जोड़ लीजिए, स्पोर्ट्स इंजरी भी। स्पोर्ट्स इंजरी और न्यूट्रिशन, ये दो बड़े समस्या है खेल का। ये पॉलिसी लेवल के इंटरवेंशन का विषय है। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, एक फुटबॉलर हमारे इलाके का है जिसको कि अभी पटना में उसको गवर्नमेंट जॉब मिला है क्लर्क का, फुटबॉल के चलते, और बहुत ही कम उम्र का बच्चा, 20-21 वर्ष का है। उसकी लिगामेंट इंजरी हुई थी, लिगामेंट टूट गया था, फुटबॉलर था और इतना गरीब था कि वो लिगामेंट के लिए ऑपरेशन नहीं करा सकता था। मेरे पास भी लोग आया, हमने देखा कि नहीं, ये जेन्युइन केस, टैलेंटेड केस है, सब जगह तो नहीं हम इंटरवीन कर सकते, पर्सनल कैपेसिटी में इंटरवीन किए हम लोग मिल करके, और चंदा इकट्ठा करके उसको जो है हम लोगों ने कराया और उसका रिपेयर हो गया, फिर खेला, अच्छा किया और आज जॉब पा गया। ठीक है, लेकिन ये तो व्यापक स्तर पर ये समस्या है। तो इसको लेकर के क्या किया जा सकता है? तो इसको पॉलिसीज के थ्रू ही इसको सॉल्व कर सकते हैं यार। जो गवर्नमेंट लेवल पे, जो बिहार स्तर पे जो पॉलिसीज बनती है, उसमें इस इश्यू को आप फिक्स कर सकते हैं। अब इसके बहुत सारे आयाम है, मतलब ये पूरा इंटरव्यू का एक सेक्शन चल सकता है खेल के विषयों पर, पढ़ाई नहीं, उसके लिए हम लोग एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं जिसका नाम है बतकही। हाँ। और चुनाव बाद हम आपसे वादा भी करवाएंगे भी कि आप हमें बतकही का एक प्रोग्राम हमको देंगे। अभी हमारे बिहार में एक समस्या आ रही है। अभी लोग कुछ दिन पहले कैमूर में आंदोलन के रूप में भी इसे किए, स्मार्ट मीटर का। आज के पहले जो लोग कनेक्शन ले चुके हैं, अभी फिलहाल में कनेक्शन ले चुके हैं, तो जो स्मार्ट मीटर लगना चालू है, इसके पहले जो कनेक्शन लोग लिए हैं उन्हें नॉर्मल मीटर का कनेक्शन, पहले मैनुअल मीटर आता था, जो कि हद तक देखा जाए तो अगर वही यूनिट आदमी यूज कर रहा है, वही चीजें यूज कर रहा है जो पहले कर रहा था, तो ऐसा नहीं, सुविधाएं बढ़ी हैं घर में, लेकिन जो लोग यूज कर रहे थे उनका कॉस्ट जो आता था और उसके बाद जो मीटर लगे उस कॉस्ट में ज़्यादा नहीं, कुछ अंतर दिखा, लेकिन स्मार्ट मीटर में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसको लेके आंदोलन कैमूर जिला में भी बहुत जगहों पे चला और ये समस्या पूरे बिहार में चालू हो गई है। बहुत जगह पे लग भी रहा है, जो कि फिलहाल का मीटर लगा है उसके बावजूद भी स्मार्ट मीटर लग रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे स्मार्ट मीटर पे? स्मार्ट मीटर के ऊपर तो हमारा जो पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम आंदोलन करेंगे। ऑलरेडी एक राउंड हम लोगों ने कर चुका है प्रखंड स्तर पे कार्यक्रम, इसको हम लोग और व्यापक करेंगे। चुनाव है, आचार संहिता है, उसके बाद हम लोग इसको व्यापक स्तर पर करेंगे। बिल्कुल ही गलत है, हम लोगों ने कहा है कि स्मार्ट मीटर का स्वस्थ आकलन हो जाए इंडिपेंडेंट एजेंसीज के थ्रू, और उसमें जनप्रतिनिधि भी रहे उस एजेंसी में, और इसका स्वस्थ आकलन हो कि ये सही बिलिंग है या गलत बिलिंग है, उसके बाद ही इसको लगाया जाए। तो पहले हम लोग उस लेवल तक बात को ले आएंगे, और आश्वस्त जब तक सरकार ये नहीं कर देती है कि इन दोनों के बिलिंग में कोई फर्क नहीं है, तब तक ये नहीं लगाया जाए यहाँ पर। यही हम लोग की मांग है। तो जनता तो आंदोलन इस मामले में तो जनता हमसे आगे जाकर के आंदोलन कर रही है। हम उस आंदोलन के समर्थन में भी हैं और हम उस आंदोलन को तेज भी करेंगे। हाँ। किसानों का जमीन जा रहा है भारतमाला परियोजना में जो निकल रही है, और उसमें क्या है कि सरकार जो बाजार मूल्य है उससे 4 गुना दे रही है। नहीं, बाजार मूल्य से 4 गुना नहीं दे रही है। नहीं, जो उसके पेपर में जो मूल्य लिखा है उसका 4 गुना दे रही है। हाँ, सही बात है। हाँ। अब सरकारी मूल्य जो है, नहीं, जो पॉलिसी है उसमें ये लिखा है कि बाजार मूल्य से 4 गुना देना है। बिल्कुल, मैं पॉलिसी को पढ़ा, हाँ। लेकिन जो सरकार दे रही है
वह अपने मूल्य से 4 गुना दे रहे हैं, सरकारी मूल्य जो बेहद कम है। हाँ। वही उत्तर प्रदेश में ज्यादा मिला है। तो बिहार के कैमूर जिला के किसानों के जो मांग है कि उत्तर प्रदेश का जो मामला है, मतलब जितना मिला है उतना हम लोग को दे दिया जाए, हाँ। और इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। और आपका क्या पक्ष है इसमें? हम लोग उनके साथ हैं इस विषय पर। सिर्फ वहीं पे नहीं है ये विषय, जो नया एनएच बन रहा है बक्सर से मोहनिया भगवा होते हुए, उस वाले एनएच पे भी यही विषय है। एनएच जो वर्तमान में NH 2 है उसके विस्तारीकरण में भी यही विषय है। रेलवे जहाँ ओवरब्रिज बना रहा है उसके भी विषय यही है। हालांकि वहाँ ठीक ठाक मिला है उस इलाके में। तो उसमें तो स्वाभाविक है कि सरकार जो है उद्योगपतियों के लिए किसानों का जमीन लूट रही है। इसे लूट योजना हम बोलेंगे, अधिग्रहण योजना तो है ही नहीं। उसमें हम किसानों के साथ खड़े हैं, अंतिम सांस तक खड़े हैं। ठीक। अब दर्शकों, हम लोग इंटरव्यू को लगभग समाप्त करेंगे और हम नेताजी के सुंदर भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही साथ हम उम्मीद करेंगे कि जितनी बातों को ये कहे हैं, चुनाव जीतने के बाद सारे बातों पर खरा उतरे और अगली बार फिर चुनाव में आए, फिर हम लोग सवाल करेंगे। आपको कैसा लगा इंटरव्यू? बहुत बढ़िया। आप कैमरे पे बोल दीजिए कि वंदे भारत समाचार को सब्सक्राइब करें, पूरा लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। हाँ, लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करें वंदे भारत को। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है।